दोस्तों, आप सभी को बचपन में मैथ में पढ़े हुए दो कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो याद ही होंगे। और ये भी याद होगा कि जब भी इन दोनों में से किसी एक के प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती थी तो ज़्यादातर हम सभी सिंपल इंटरेस्ट को चुनते थे, क्योंकि इसका फॉर्मूला और कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती थी। और जब बारी कंपाउंड इंटरेस्ट की आती थी तो सभी बच्चे अक्सर या तो फॉर्मूला ही भूल जाया करते थे या फिर कैलकुलेट करने में कोई ना कोई गड़बड़ी कर देते थे। यही वजह थी कि ज़्यादातर बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम्स की जगह सिंपल इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन इससे हुआ ये कि धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गई और आज बड़े होकर भी हम जब पैसे के संबंध में रिटर्न, इंटरेस्ट जैसी बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन ही चल रही होती है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका नाम सुनते ही हमारा दिमाग बंद हो जाता है। यही वजह है कि हम ज़्यादातर इंडियंस आज तक कंपाउंडिंग जैसे बेहतरीन चीज़ को समझ ही नहीं पाए हैं। जब सारी दुनिया इसके पावर का यूज़ करके अमीर बन रही है, तब हम सब मिडिल क्लास लोग बैंक से 2-4% का रिटर्न लेकर खुश हो रहे हैं। ऐसे में अगर सच में आप अमीर बनना चाहते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो और अपने माइंड से बोलो कि सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन करना शुरू करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कंपाउंडिंग के असली पावर के बारे में बात करूंगा और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे दुनिया के सारे रिच लोग इन्वेस्टिंग और स्टॉक्स में कंपाउंडिंग का सहारा लेकर और अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज से काफ़ी साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसने इसे समझ लिया वो तो माला माल हो जाएगा और जो इसे नहीं समझा वो बर्बाद हो जाएगा। कंपाउंडिंग के इस पावर को समझने के लिए आइए एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, दो बड़े ही गहरे दोस्त थे, अमित और पीयूष। अमित एक बड़े ही नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। खास करके मैथ्स की कैलकुलेशन उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। वहीं पीयूष एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है, लेकिन पीयूष का पढ़ाई में बहुत ही कम मन लगता था। मैथ्स और कैलकुलेशन तो उसे ज़रा भी पसंद नहीं थे। घर से डेली के डेली पॉकेट मनी के रूप में उसे 1000 रुपये मिल जाते हैं। वो जमकर एंजॉय करता है बिना किसी बात की चिंता किए। अमित जब अपने दोस्त को इस तरह फिजूल खर्चे और आवारागर्दी करते देखता तो बड़ा दुखी होता था कि आगे चलकर इसका क्या होगा। एक बार की बात है, पीयूष के फ्रेंड्स ने पीयूष की झूठी मूठी तारीफ करके उसे पार्टी देने के लिए राजी कर लिया। अब पीयूष ने काउंटिंग करना शुरू की तो पता चला कि पार्टी में टोटल खर्चा तो 3000 रुपये होने वाला है और उसके पास तो अभी बस 1000 रुपये ही है। वो दौड़ा दौड़ा अमित के पास पहुंचा। उसने अमित को सारी सिचुएशन बताई और उससे 2000 रुपये उधार देने को कहा। अमित को पहले तो गुस्सा आया कि क्यों हमेशा ही ये ऐसे पैसे उड़ाता रहता है। क्या इसे समझ नहीं आता कि जो लोग आज इससे चिपके हुए हैं वो सिर्फ इसलिए कि ये उन पर बिना सोचे समझे खर्च करता रहता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना इसे पैसे की अहमियत समझाई जाए और इसे सबक सिखाया जाए। अमित जो पैसे अपने लिए गिटार खरीदने के लिए जोड़ रहा था उन्हें देने के लिए राजी हो गया। लेकिन पैसे देते समय उसने पीयूष के सामने एक शर्त रखी कि जब तू ये पैसे मुझे लौटाएगा तो मुझे एक साथ नहीं देगा, तू मुझे रोज़ 1-1 रुपये करके दिया करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कल अगर तूने मुझे 1 रुपया दिया है तो परसों तू मुझे डबल देगा, यानी कि 2 रुपये। फिर अगले दिन तू मुझे उसका डबल देगा, यानी कि 4 रुपये। ऐसे करके तू हर रोज़ डबल करता जाएगा 30 दिनों तक। पीयूष के बात सिर के ऊपर से निकल गई। वो बोला, तुझे जैसे चाहिए ले लेना भाई, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ला फटाफट मुझे 2000 दे, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। अमित ने 2000 रुपये निकाले और पीयूष उन्हें लेते ही तुरंत फरार हो गया। फिर आई अगले दिन की बारी, जब पीयूष ने अमित को 1 रुपया दिया। फिर दूसरे दिन पीयूष ने 2 रुपये दिए। फिर तीसरे दिन 4 रुपये। शुरुआत में तो पीयूष को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 12वां दिन आते आते अमाउंट 2048 रुपये पर पहुंच गया तब पीयूष की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि पॉकेट मनी तो सिर्फ 1000 रुपये ही मिलता है, जबकि अमाउंट हर दिन बढ़ता जा रहा है। 15वां दिन आते आते पीयूष की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह कर्जे में डूब गया, क्योंकि 15वां दिन आते आते ये अमाउंट हो गया था 16,384 रुपये। और ऐसे ही चलता रहा तो पीयूष ने सोचा कि 30वें दिन तो ये अमाउंट 53,68,70,912 रुपये चली जाएगी, जिसे तो वो पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका सकता। जिसे देखकर पीयूष एकदम ही पागल हो गया था। वो अमित के पैरों में जाकर गिर पड़ा। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। अमित ने अपने दोस्त को उठाकर गले लगाया और समझाया, तुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुझे बस पैसों की अहमियत समझाना चाह रहा था।
जितना तू समझता है कि तेरे घर वालों के पास उल जलुल पैसा है, कितना भी खर्च करो खत्म ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसी 1 रुपए का हिसाब 2000 दिन तक चला जाता ना, तो तेरे घर वाले तो छोड़, किसी भी देश की सरकार तक नहीं भर सकती थी। पीयूष को बात समझ में आ गई। उसने अपने दोस्त से वादा किया कि आगे से वो टाइम और मनी दोनों की रिस्पेक्ट करेगा और उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा। अब आया ना समझ में आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को क्यों दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जिसने इसकी पावर को समझ लिया है वो इसका यूज करके पैसा छापता है, और जिसने इसे अभी तक भी नहीं समझा है वो पीयूष की तरह क्रेडिट कार्ड, बैंक से लोन ऐसी चीज़ों में फंसता है। और जब उस पर कंपाउंडिंग का जादू चलता है तो वो बंदा जीवन भर कर्जे में ही डूबा रहता है। दूसरी तरफ बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज मालामाल हो रही होती है। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की कि यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो आइए इसे भी समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा जिसकी कीमत है 1000 रुपये, और वो कंपनी आपको सालाना 15% का रिटर्न देती है। अब ऐसे में 1 साल बाद आपके रुपए हो गए 1150 रुपये। रिटर्न के मामले में कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डिविडेंड का, जिसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स यानी कि आपको 150 रुपीज़ का रिटर्न जो मिला है उसे डिविडेंड के रूप में आपको उसी साल दे दे। दूसरा ऑप्शन कंपनी के अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यू प्लान्स बनाए जाए और इन पैसों का इस्तेमाल उसके लिए किया जाए। ज़्यादातर कंपनीज ऑप्शन नंबर 2 को ही अपनाती है। बस फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि कुछ कंपनीज इसमें से 2-4% का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे देती है, तो कुछ बिल्कुल भी नहीं देती और सारा का सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेती है। अब ऐसे में होता यह है कि जहां आपने पहले अपना 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था वह अब बढ़कर 1150 रुपये बन चुका है 1 साल के रिटर्न के बाद। अब जब अगले साल आपको 15% का रिटर्न प्राप्त होगा तो वो 1000 का 15% नहीं होगा, बल्कि वो 1150 का 15% होगा, यानी कि 172.50 रुपये। अब 2 साल बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1322.50, जिस पर अगले साल फिर 15% का रिटर्न मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका पैसा दिन प्रतिदिन कंपाउंडिंग के पावर से बढ़ता रहता है और ऐड होता रहता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, फिर चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट, स्टॉक मार्केट का यूज करके अलग अलग बिजनेस में अपना शेयर खरीद लेते हैं और कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होने के लिए सालों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उतना ही ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होता रहेगा और रिटर्न के रूप में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो फिर मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो ऐसे में जो हमारी कंपाउंडिंग है वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर दूसरा फैक्टर आता है टाइम, यानी कि कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रिटर्न। अब आता है फैक्टर नंबर 3, जिसका नाम है रेट, कि कितने % की रेट से आपका पैसा ग्रो हो रहा है और आपको रिटर्न दे रहा है। इन तीनों में से जो फैक्टर नंबर 3 है यानी कि रेट, वो ज़्यादातर मार्केट पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट से हमें 15-16% का रिटर्न मिल जाता है, जिसमें कुछ कंपनीज जो ज़्यादा ही बेहतर है वे 18% या उससे ज़्यादा का भी रिटर्न प्रोवाइड कर पाती है। अब बचे हमारे पास 2 फैक्टर, एक है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा टाइम। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास टाइम बहुत कम है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमीर बन जाए, तो फिर आपको एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कम से कम टाइम में ही आप रिच लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाए। दूसरा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास टाइम तो बहुत है लेकिन पैसे की बहुत तंगी चल रही है, तो फिर आपको अपने बजट के अनुसार एक फिक्स्ड अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उतना ही कंपाउंडिंग अपना जलवा बेहतर दिखा पाएगी। आपके पैसे को मल्टीपल होने के बहुत सारे मौके मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में। अगर आपके पास बहुत ही छोटा अमाउंट है इन्वेस्टिंग के लिए, तो ऐसे में आपको इन्वेस्ट के तरीके के रूप में SIP को चुनना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप 500 रुपये तक का छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर पाते हैं। और तो और किसी भी ब्रोकर इत्यादि को भी आपको पैसे नहीं देने पड़ते। आप अपने घर से बैठकर अपना मोबाइल हाथ में लेकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार करना है आपको। आगे से वो अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाया करेगा अकाउंट से और अपने आप इन्वेस्ट हो जाया करेगा उसी जगह। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी ही कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास टाइम भी है और पैसा भी अच्छा खासा है, तो इंतज़ार करना बंद कीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। क्योंकि सोचिए, जब एक छोटा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर करोड़ों में पहुंच जाता है,
तो जब आप शुरुआत से ही एक बड़ा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न तो इतना होगा कि लोग उसे गिन तक नहीं पाएंगे, और ऊपर से आप हमेशा के लिए फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल वॉरेन बफेट की तरह। वो भी इतना इसलिए अचीव कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही कम एज से शुरू कर दी थी। ऐसे में कंपाउंडिंग को खेलने का पूरा मौका मिल गया और वॉरेन बफेट बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत जल्द से जल्द कीजिए, और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को।